हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 धातु एवं अधातु का सेकंड पार्ट वीडियो। हमने फर्स्ट पार्ट वीडियो बना दी थी, अब हम सेकंड पार्ट वीडियो बना रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर ये टॉपिक स्टार्ट करना है धातुओं के अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। जब क्या दो धातु होते हैं वो आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो देखो, सभी धातु सम अभिक्रियाशील नहीं होती है। अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित करती है। यह तथ्य धातुओं की सक्रियता श्रेणी का आधार है। अब देखो, सिंपल सी बात है, मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था कि दो धातु जब क्या अभिक्रियाशील करते हैं तो उसके कुछ मेथड होते हैं। तो उन मेथड को आप अगर सीख लोगे तो आपके लिए ये भी क्या आसान हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि विस्थापन करना। जब एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा तो दूसरे से क्या कर लिया, अपने आप को बदल लेता है, तो उसी को हम कहते हैं। तो यही यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखा, सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशील को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया हो। तो देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है श्रेणी। तो यहाँ पे देखा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये चार जो एलिमेंट देख रहे हो ये क्या सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, मतलब कि ये क्या बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व हैंगे। फिर आता है जिंक, आयरन, सीसा और हाइड्रोजन, कॉपर। ये सारे क्या आएंगे, घटते हुए अभिक्रियाशील है, मतलब कि ये कम अभिक्रियाशील है। लेकिन जब आते हैं हम यहाँ पर मरकरी, सोना, चांदी, ये क्या सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। जब क्या अधिक अभिक्रियाशील और कम अभिक्रियाशील यौगिक आपस में होते हैं तो अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील की जगह ले लेता है, उसे बदल लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील होता है जैसा हमने देखा, तो आयरन क्या कर लेगा, कॉपर की जगह ले लेगा। ऐसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो कॉपर को वहाँ से फिर से क्या जिंक क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, क्योंकि जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है। समझ गए होंगे आप इतना। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया तत्वों की अभिक्रियाशील संयुक्ता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। समझना इसे एक बार कि बोला क्या गया है, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया तत्वों की अभिक्रियाशील संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। मतलब जब एक धातु का कोष, जो बाहरी कोष होता है, इलेक्ट्रॉन का जो कोष भरा जाता है, वो जब क्या उसे पूर्ण करना होता है तब क्या इनके बीच में अभिक्रिया हो सकता है, वो बोला गया है धातु और अधातु के बीच में। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तथा धनायन बनते हैं। अगर धातु के जो परमाणु होते हैं अपने संयोजकता कोष से, जो उनका संयोजकता कोष है, वहाँ से वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, जिससे वो क्या है धनायन बनेंगे। ठीक है, पॉजिटिव बनेंगे। अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनेंगे। जो अधातु होंगे वो क्या परमाणु संयोजकता कोष में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। इसका तो क्या होगा, वो ऋणायन बनेंगे। इतना रखना, जो दे रहा है वो पॉजिटिव होगा, धनायन होगा, और जो ले रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऋणायन होगा। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। चलो, फिर आता है मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण। तो मैग्नीशियम क्लोराइड आखिर बनता कैसे है। तो देखो, मैग्नीशियम क्या होता है, दो धनायन होता है, क्योंकि मैग्नीशियम धातु जो हैगा वो क्या करता हैगा, अपने संयोजकता कोष से दो इलेक्ट्रॉन देता हैगा, त्याग करता है, तभी ये क्या है, पॉजिटिव है। प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दे रखा है। अब देखो 2 नेगेटिव क्यों दिया है, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या त्याग किया है। समझ होंगे, आवेश तो 2 का पॉजिटिव आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो निशान होगा उसने 2 दिया है। तो देखो Mg मैग्नीशियम का यहाँ पे कोष दे रखा है। सबसे पहला कोष जो होता है उसमें 2, फिर अगले कोष में 8 और अगले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। अब नीचे दे रखा है क्लोरीन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मार्क है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 क्लोराइड या क्लोरीन दोनों वही बात है। तो 288 क्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्लोरीन जो होता है उसका बाहरी कोष क्या क्या हैगा, सबसे पहले कोष में 2, अगले कोष में 8 और उसके अगले कोष में क्या होता है, 7 होता है। तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो क्या उस दूसरे मैग्नीशियम से ले लेगा। तो ये
बन गया आपका क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। जब ये दोनों आपस में मिलकर अभिक्रियाशील होते हैं तभी जाके क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, जो यहाँ पर क्या पूरा प्रोसेस दिखा रखा हैगा। अब देखना, ये देखो, ये रहा मैग्नीशियम 2+2 नेगेटिव है। इसके आगे इनका जब प्रोसेस हो रहा है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ये धनायन दिखा रहा है। ये ये क्या है, क्लोरीन है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है जो स्टार के तौर पे इसने यहाँ पर दे दिया। फिर इसने क्या कर दिया, क्लोरीन ने इसे एक्सेप्ट करने के बाद जब इनके पीछे अभिक्रिया हुई तो क्या बन गया, मैग्नीशियम 2+ में क्लोराइड। तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन चुका। ठीक है, आगे आते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या है, तो कठोर तथा भंगुर होते हैं, उच्च गलनांक एवं कथनांक होता है, मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, सामान्य जल में घुलनशील, किरोसिन एवं पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं। ये क्या, जल में आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन क्या पेट्रोल और किरोसिन में आसानी से नहीं घुल सकते, अघुलनशील होते हैं। गलित अवस्था तथा विलित रूप में विद्युत के सुचालक होते हैं, इन अवस्थाओं में आयन उत्पन्न होने के कारण विद्युत प्रवाहित होती है। धातुओं की प्राप्ति और धात्विकी, तो खनिज क्या, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व एवं यौगिक को खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं, खनिज जो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व एवं यौगिक को हम क्या कहते हैं, खनिज। जो प्रकृति में मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यौगिकों के खनिज कहते हैं। अयस्क क्या है, वह खनिज जिसमें कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है तथा उसे निकालना लाभकारी होता है। मतलब आपने जो खनिज निकाला है, तो खनिज जानते हो उसके अंदर क्या बहुत सारे एलिमेंट उसमें मिले होते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में और लाभकारी होता है उसे हम निकाले, उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। मान लो कि आपने क्या है, खुदाई करी ज़मीन में, वहाँ से आपने क्या खनिज निकाला, तो उसमें क्या लोहा ज़्यादा हो, तो वो लोहा आप निकालोगे क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा। सक्रियता श्रेणी में निचली धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, उदाहरण गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी क्या होती है, सक्रियता श्रेणी में सबसे स्वतंत्र पाई जाती है। यद्यपि कॉपर तथा सिल्वर सल्फाइड तथा ऑक्साइड अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। किस रूप में, सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होते हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य में उपस्थित धातु प्रमुख सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए जिंक, आयरन और सीसा, ये सारे दे रखे हैं आपको। अधिक क्रियाशील धातुएं स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं। जो अधिक क्रियाशील होते हैं वो क्या स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं, वो क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये इनके कुछ एग्जांपल्स होंगे। गैंग, तो पृथ्वी खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धि होती है, जो क्या गैंग कहलाते हैं। गैंग क्या होता है, जब क्या है आप खनिज निकालते हो तो खनिज के अंदर क्या कुछ अशुद्धियाँ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। जैसे अयस्कों में मिट्टी की बात हो जाए, रेत आ जाए, ये सब क्या कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं। ठीक है, अयस्क से धातु प्राप्ति की क्रमगत प्रक्रिया, अयस्क का समृद्धित अयस्क से धातु की प्राप्ति, अशुद्ध से शुद्ध धातु के परिष्करण द्वारा प्राप्ति। मतलब यहाँ पे प्रोसेस बताया गया किस तरह से आप अयस्क से क्या है शुद्ध धातु प्राप्त करोगे। सक्रियता श्रेणी में निचले धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाए, तो अयस्क को धातु में गर्म करके, अयस्क को क्या करेंगे, अयस्क को वायु में गर्म करके। जब अयस्क को आप वायु में गर्म करोगे क्या होगा, यहाँ पे देखा सिनाबार में मरकरी की प्राप्ति, तो मरकरी की प्राप्ति कैसे होगी, तो यहाँ पे देखा आपको 2Hgs, तो यहाँ पे ऊष्मा प्लस में 3O मतलब कि ऑक्सीजन रहेगा। जब इसे ऊष्मा दोगे तो मरकरी एक साइड हो जाएगा और क्या है SO2 एक साइड। ऐसे करके आपके पास है यहाँ पर कॉपर सल्फाइड द्वारा कॉपर की प्राप्ति। कॉपर सल्फाइड है, वहाँ से हम क्या कॉपर कैसे निकाले, तो सिंपल ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ सल्फाइड रिएक्शन करके सल्फाइड अलग हो जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड अलग हो जाएगा, तो कॉपर प्लस में सल्फाइड। ठीक है, सक्रियता श्रेणी के मध्य में उपस्थित धातुओं का निष्कर्षण, धातु को ऑक्साइड अयस्क में से प्राप्त करना सुलभ होता है, आसान होता है। इसी कारणवश सल्फाइड एवं कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित किया जाता है। अयस्क को वायु में अधिक ताप पर गर्म करना, अब यहाँ पे देखा जिंक सल्फाइड प्लस में ऑक्सीजन, जब ऐसा करोगे तो जिंक ऑक्साइड और सल्फाइड दोनों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये क्या भर्जन कहलाता है। अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करोगे तब क्या होगा, तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। धातु ऑक्साइड का उपचयन करोगे तो कोयला प्रयोग करके अपचयक कारक के रूप में कोयला, देखो जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन ताप करोगे तो जिंक अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग, वही चीज़ बताया गया है। विस्थापन अभिक्रिया करके अधिक क्रियाशील धातु जैसे सोडियम
कैल्शियम, एल्युमिनियम का प्रयोग कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित करने के लिए किया जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु दे रहे हैं यहाँ पे, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये क्या कम क्रियाशील यौगिकों को क्या कर देते हैं, आपस में बदल देते हैं, मतलब उनको हटा के खुद वहाँ पे क्या है जगह ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखा है, यहाँ पर है MnO2 प्लस में 4Al। तो अब यहाँ पे देखोगे तापन दिया, ऊष्मा दी, तो ऊष्मा देने पे क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो गया, क्योंकि क्या है Mn क्या है कम अभिक्रियाशील वाला तत्व है, इसलिए क्या है वो क्या है एक साइड हो गया, और एल्युमिनियम एक साइड हो गया। तो ये यौगिक को अलग कर दिया वहाँ से। Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, मतलब आयरन ऑक्साइड प्लस में एल्युमिनियम। तो अब यहाँ पर भी देखोगे तो आयरन क्या कम अभिक्रियाशील तत्व है, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, Fe उस यौगिक के जगह ले लेगा, तो Fe आयरन अलग हो गया और एल्युमिनियम ऑक्साइड आ गया। ठीक है, इतना समझ गए। सक्रियता श्रेणी में शीर्ष में उपस्थित धातुओं का निष्कर्षण, इन धातु की बंधुत्व कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इसने बोला इन धातुओं की बंधुत्व कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ क्या ज़्यादा होती है, एक है ऑक्सीजन के साथ ज़्यादातर सक्रिय होते हैं। इन धातुओं को वैद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा प्राप्त किया करते हैं। सोडियम को उसके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटक द्वारा प्राप्त करते हैं। अब देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड देखा है, सोडियम अलग और क्लोराइड अलग। आपको पता होगा सोडियम क्या है, पॉजिटिव आयन होता है, और जो क्लोरीन या क्लोराइड क्या होता है, उसका नेगेटिव आयन होता है। तो विलयन अथवा गलत अवस्था में विद्युत प्रवाह के पश्चात कैथोड पर सोडियम निक्षेपित हो जाता है तथा एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। जो कैथोड पर Na+ और प्लस में E देखा है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव ऋणायन हैगा। तो जब ऐसा होता है प्लस और माइनस, जब यहाँ पे साइन दिखाया गया है, तो सोडियम में क्या है कोई भी निशान नहीं दिखाया गया होगा, देखा है वहाँ पर नहीं दे रखा। एनोड पर क्लोराइड का नेगेटिव मार्क है, क्योंकि क्लोराइड या क्लोरीन जो होता है उस पर क्या है वो ऋणायन होता है। तो क्लोरीन प्लस 2E मतलब कि इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मार्क इलेक्ट्रॉन पे होता है। धातुओं का परिष्करण, प्राप्त धातुओं की अशुद्धि या अपद्रव को वैद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा हटाया जा सकता है। जो भी अपद्रव है उस अशुद्धि को हम क्या है परिष्करण द्वारा हटाया जा सकता है। और यहाँ पर देखा शुद्ध कॉपर को इस विधि से प्राप्त किया जाता है, विद्युत अपघटन उपकरण से निम्नलिखित प्रयोग है। मतलब हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं शुद्ध कॉपर को, तो यहाँ पे आएगा एनोड, कैथोड और विलयन। तीन चीज़ देखिए, पहले एनोड तो अशुद्ध कॉपर धातु की छड़, कैथोड शुद्ध कॉपर की छड़, और विलयन कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के साथ सूक्ष्म मात्रा में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहाँ पे क्या है तीन चीज़ हमें चाहिए। विलयन क्या हो गया, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होना चाहिए जिसमें सूक्ष्म मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाओ। अब एनोड क्या अशुद्ध कॉपर छड़ होता है, और कैथोड क्या शुद्ध कॉपर धातु का छड़ होता है। तो यहाँ पे दे रखा है आपको, विद्युत प्रवाह करने के पश्चात एनोड से शुद्ध धातु अब विद्युत अपघटन में घुल जाती है तथा उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। अविलय अशुद्धि एनोड तल पे निपेक्षित होते हैं, जो जिसे एनोड पंख कहते हैं। अब देखो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, मैं डायग्राम समझा देता हूँ। देखो एक शुद्ध हैगा, सिद्ध एनोड, और एक कैथोड हैगा। जब क्या है इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रवाह करी जाती है, तब यहाँ से क्या आएगा, कुछ एनोड के शुद्ध पंख इस पे आके क्या लग जाते हैं, और उसके जो अशुद्धि होती है वो क्या पंख के रूप में यहाँ आके जमा हो जाते हैं। ठीक है, ये था इसका प्रोसेस। तो संक्षारण किसे कहते हैं, तो धातु अपने आसपास अम्ल, सांद्रता एवं क्या वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाते हैं। मैंने पहले बताया धातु जो होते हैं अपने आसपास आर्द्रता में आने में, वायु के संपर्क में आने में क्या हो जाते हैं, संक्षारण हो जाते हैं, संक्षरित हो जाते हैं। जैसे सिल्वर देखा है, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है तथा वस्तु क्या हो जाती है, काली हो जाती है। सिल्वर देखोगे, चांदी को देखोगे तो क्या हो जाता है, काला हो जाता है, क्योंकि उसके सिल्वर वायु के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। लोहे की बात करोगे, वो क्या नमी में आकर, आर्द्र वायु में आकर क्या लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। वायु आर्द्रता लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है। कॉपर तो आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। अगर जो कॉपर होता है क्या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या है अभिक्रिया करता है, और क्या करता है वो कॉपर कार्बोनेट बनाता है। संक्षारण से सुरक्षा कैसे मिल सकती है, तो लोहे को जंग लगने से पेंट करके, अगर हम क्या लोहे पे जंग नहीं लगने देना है तो उस पर क्या कर दो, पेंट कर दो, तेल लगा दो, ग्रीस लगाकर, यसद लेपन कर क्रोमियम लेपन करके एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर बचाया जा सकता है। ये सारे क्या है कुछ उपाय है जिससे क्या है लोहे पे जंग ना लग सके। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर के जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। इसे यसद लेपन प्रक्रम कहते हैं।
मिश्र धातु, ये धातु तथा अन्य धातुओं अथवा अधातुओं को समांगी मिश्रण कहते हैं। मिश्र धातु क्या है? धातु अधातु के क्या है मिश्रण को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। सूक्ष्म मात्रा में कार्बन का मिश्रण करने पर लोहा कठोर एवं प्रबल हो जाता है। अगर हम क्या थोड़ी मात्रा में कार्बन का मिश्रण करें लोहे के साथ, तो क्या कठोर और प्रबल हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। लोहे में निकेल और क्रोमियम मिश्रित करने पर क्या है? स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है, जो कठोर एवं क्या जंग रोधी होता है। अगर हम क्या लोहे के अंदर निकेल डाल दे या क्रोमियम डाल दे तो लोहा क्या कठोर होगा और उसमें जंग भी नहीं लगेगा। मरकरी को अपने अन्य तत्वों के साथ मिश्रित करने पर क्या है? अम्लगम निर्मित होते हैं। पीतल कॉपर का एवं जिंक की मिश्र धातु होता है। कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। जो पीतल होता है, कांसा तो कैसे बनता है? कॉपर और जिंक से मिलके बनता है। जो कांसा होता है वो किससे बनता है? कॉपर और टीन से मिलके बनता है। इन दोनों मिश्र धातु की विद्युत चालकता एवं गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा कम होती है। इतना समझ गए होगे आप। अब चलो ठीक है आगे। संक्षेप में अतिशय रूप में धातु ठोस, ध्वनिक, चमकीला, सुचालक, आघात, ये तो हमने पढ़ लिया है, जो ऊपर पढ़ाया गया था वही था। बाकी आपको यहाँ पे चैप्टर क्या हो गया? ख़त्म हो गया हैगा। आप अब इसे वीडियो को देखा हो पूरा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगा हो फिर भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।